आइए, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के 2 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, छूट गए थे, उनको आज पूरा करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, एसी परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए पी एवरेज बराबर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। ये सिद्ध करने के लिए अगर आता है तो कैसे सिद्ध करेंगे? इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में भी बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हमने विभवांतर आरोपित किया, तो उस क्षण जो धारा का मान होगा उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ फाई कलांतर को व्यक्त करता है। ठीक ना, पिछले लेसन में हमने देखा था कि विभिन्न तरह के परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच कलांतर अलग अलग होता है। कभी कलांतर शून्य आर युक्त परिपथ में देखा है, सी युक्त में π/2 माइनस π/2, और अगर LCR परिपथ है तो उसमें फाई का मान कुछ और हो सकता है, 0 π/2 के अतिरिक्त हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धारा और विभवांतर के बीच कुछ न कुछ कलांतर होगा, उस कलांतर को हम फाई व्यक्त कर रहे हैं। अब इसका मान चाहे जो भी हो, इससे हमको लेना देना नहीं। अब आप जानते हैं कि पावर का सूत्र होता है VI, ये सीधा सीधा सूत्र है। विद्युत पावर कैसे निकालते हैं? विभवांतर गुणे धारा। तो अब यहाँ आपको मान रखना है, V का मान है V0 साइन ओमेगा टी और I का मान है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब इसको व्यवस्थित करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सवाल बन जाएगा। इसमें V0 I0 अलग कर लेते हैं, बचा क्या? साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, अब इसमें हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगाते हैं। त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है 2 साइन A साइन B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, 2 साइन A साइन B का मान क्या होता है? cos A माइनस B होता है, फिर माइनस cos A प्लस B होता है। अब यहाँ पर साइन के पद तो हैं लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 2 का भाग देते हैं। ऐसा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 2 का गुणा किया गया, 2 का भाग किया गया। आप ऐसा कर दें, डायरेक्ट इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सूत्र अगर यहाँ आप दिखा देंगे तो भी अच्छा है, नहीं दिखाएंगे तो भी अच्छा है। अब इसको कैसे व्यवस्थित करते हैं? देखिए, इसको क्या करते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, cos A माइनस B, तो A है ओमेगा टी माइनस BA आएगा तो माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। इसका चिन्ह बदलेगा ना, माइनस करेंगे तो। अब इतना तो समझना पड़ेगा। और प्लस नहीं, माइनस यहाँ आएगा cos A प्लस B, A प्लस B यानी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, ये यहाँ पे आप छोटा कोष्ठक लगा दें तो अच्छा रहेगा। यहाँ भी छोटा कोष्ठक लगा दें और फिर ये बड़ा कोष्ठक लगा दें, क्योंकि ये चीज़ बाहर है। अब देखिए, ये V0 बटे √2 अलग कर दीजिए, I0 बटे √2 ये अलग कर दीजिए, और इसमें ये कट गया तो ये हो गया cos फाई। ठीक है,
अब इसमें एक पद ये बचा cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसमें इसका जो मान है cos का एक पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। यहाँ ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक पूर्ण चक्र के लिए cos का जो मान होता है वो 0 होता है। तो अगर इसको हम 0 कर दें तो बचा क्या, V0/√2 क्या होता है, ये VRMS हो गया, होता है ना। ये VRMS का मान क्या होता है, V0/√2, और I0/√2 क्या हो गया, IRMS हो गया, और cos फाई ये आपका आ गया। यहाँ पर आपको लिख देना है cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ये एक पूर्ण चक्र के लिए इसका मान 0 हो जाएगा। बस इतना करना है आपको, बन जाएगा ना। इसको देख लीजिए। इसके बाद ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणमन, अनुपात, ऊर्जा के क्षय के कारण। 4 पॉइंट पे इसका वर्णन करना है। तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसका चित्र अगर बनाना है, ऊंचाई और अपचाई 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। चित्र आप इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगी चित्र बनाने की। इस टाइप से ये बना लीजिए, एक वर्ग टाइप का। ऐसे इसमें, और चूंकि ये पटलित लोहे के क्रोड होते हैं तो इस तरह से आप लाइनिंग कर देंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये पटलित लोहे के क्रोड है, ठीक है ना। इस टाइप से। अब इसमें जो है ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो आपको सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ानी है, ये ठीक है। इसमें जो NP होती है वो कम होती है, NS ज़्यादा है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो इसमें प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। और अगर अपचाई बनाना है तो इसी टाइप से आप इसको ही बना दीजिए। इसमें सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी और प्राइमरी में ज़्यादा होगी, यानी NP इज ग्रेटर देन NS। ये आपका बनेगा अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो नामांकित चित्र में आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें ठीक है, कहीं चाहे ऊपर प्राइमरी करें चाहे नीचे से करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम नीचे प्राइमरी कर दिए हैं तो आप इसको ऐसे दिखाइए, ठीक है। समझ लेंगे तो ये हमारा इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना ऊर्जा ह्रास किए निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में रूपांतरित करता है, ठीक है। यही इसकी परिभाषा हो गई। ये 2 तरह का होता है, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई में निम्न को उच्च में और अपचाई में निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज ऊंचाई में निम्न को उच्च में और अपचाई में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से इत्मीनान से सोच के लिखेंगे तो ये बन जाएगा। इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत इसका
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है। जब प्राइमरी कॉइल में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो पटलित लोहे के क्रोड होते हैं वो चुंबकित होते हैं और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी दूसरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत धारा पैदा होती है। यह अन्योन्य प्रेरण की घटना है। तो जिस आवृत्ति की हम धारा प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करते हैं उसी आवृत्ति की प्रेरित धारा हमको सेकेंडरी कॉइल में मिलती। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत हो गया। इसके बाद इसमें एक चीज़ पूछता है परिणामन अनुपात। परिणामन अनुपात को हम K से डिनोट करते हैं और ये सीधा सा इसका एक सूत्र आप याद रखिए। सेकेंडरी कॉइल में यानी द्वितीय कॉइल में फेरों की संख्या बटे प्रारंभिक कॉइल में फेरों की संख्या, इतना लिख देंगे तो काम बन जाएगा। इसको हम कहते हैं परिणामन अनुपात। ठीक है, तो K का मान ये याद रखिए। इसके बाद ऊर्जा क्षय के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें ताम्र ह्रास है, लौह ह्रास है, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण है, शैथिल ह्रास है। 4 तरह के ह्रास होते हैं। ताम्र ह्रास क्या है, चूँकि इसमें कॉइल या कुंडली तांबे की तार की बनी होती है, तांबे के तार का अपना प्रतिरोध होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट होता है। वो तांबे के तार की वजह से ऐसा होता है, इसलिए इसको हम ताम्रह्रास कहते हैं। दूसरा होता है लौह ह्रास। चूँकि लोहे के पटली लोहे के क्रोड पर हम तांबे के तार लपेट करके कुंडली बनाते हैं, तो जो लोहे का क्रोड होता है उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है और उस भंवर धारा की वजह से भी ऊष्मा पैदा होती है, यानी विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धारा के रूप में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट होता है। पैदा तो भंवर धारा होती है, लेकिन भंवर धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो ऊष्मा के रूप में न ऊर्जा नष्ट होगी। तो चूँकि ये लोहे के कारण ऐसा है, इसलिए इसको लौह ह्रास कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण एक होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण का मतलब संपूर्ण फ्लक्स अगर द्वितीय कुंडली से न गुजरे, कुछ फ्लक्स बाहर चला जाए तो उसका फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में योगदान नहीं होगा, है ना, उसको हम फ्लक्स क्षरण कहते हैं। यानी प्रारंभिक कॉइल में धारा प्रवाहित करने से जो उत्पन्न परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण उत्पन्न संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स अगर द्वितीय कुंडली से नहीं गुजरता तो उसका फ्लक्स का पूरा उपयोग नहीं होता। इसलिए उसके कारण जो हमें निर्गत ऊर्जा प्राप्त होती है वो कम प्राप्त होती है। तो इसको हम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं। और एक होता है शैथिल ह्रास। ट्रांसफार्मर को बार बार यूज करते हैं, चूँकि धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण लोहा जो होता है, जो क्रोड का काम करता है, वो बार बार चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है, चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है ना। जब धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकित हो जाएगा, और जब हम धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो विचुंबकित हो जाएगा। तो इस क्रिया में भी कुछ न कुछ ऊर्जा नष्ट होती है, इसको हम शैथिल ह्रास कहते हैं। तो 4 पॉइंट में आप इसको याद रखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर आपका तैयार हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इतना ही आप तैयार कर लीजिए, तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, फंस जाएगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आप तैयारी करते रहें, दोहराते रहें।